हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। जो लास्ट इकोनॉमी का वीडियो था और ऐसा कुछ हुआ था कि मैं सडनली उस वीडियो को वहीं पे रोक दिया था, तो मे भी आपको समझने में कुछ दिक्कत हुई हो। मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एडम स्मिथ हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के फादर माने जाते हैं या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, उनका ये कहना था कि मार्केट में इक्विलिब्रियम अपने आप ही इस्टेब्लिश हो जाता है। डिमांड और सप्लाई करने वाले आपस में बार्गेनिंग करके इक्विलिब्रियम को सेट कर लेते हैं, संतुलन यानी साम अपने आप स्थापित हो जाता है। तो सरकार को जल्दी से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन अराइज होती है तो वहाँ पे सरकार एक मिनिमम इंटरफेयर कर सकती है। उसको उन्होंने लेसेस फेयर कहा था कि मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं, है ना, इन्डिविजुअल हैंड्स ऑफ मार्केट जैसे उन्होंने कहा, कि उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और वो इक्विलिब्रियम अपने आप इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि 1930 की जो ग्लोबल जो डिप्रेशन है, राइट, जिसमें यूरोप सहित अमेरिका मंदी की दौर से गुजर रहा है, तो एडम स्मिथ का यह सिद्धांत कि डिमांड एंड सप्लाई अपने आप इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ये गलत हो गया। तब अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक प्रोग्राम चलाया जिस प्रोग्राम को कहा जाता है न्यू डील। तो हमें ध्यान रखना है कि जो 1930 का डिप्रेशन है, इसने हिट किया यूएसए को और पूरे यूरोप को। और इस डिप्रेशन में ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में इक्विलिब्रियम अपने आप इस्टेब्लिश नहीं होता है। तो जो इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट्स वाला कॉन्सेप्ट है, इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट, राइट, और वो कौन है, डिमांड एंड सप्लाई, ये अपने आप बार्गेनिंग करके एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां खरीदने और बेचने वाला दोनों एग्री हो जाते हैं और वहां से इक्विलिब्रियम बन जाता है। वो सही नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वहां पर फेल हो गया। इसी दौरान आप देखोगे कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बनते हैं और उन्होंने इस ग्रेट डिप्रेशन से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया। यहाँ पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर हुआ या इंटरवेंशन हुआ और उन्होंने कहा कि अब इकोनॉमी को अपनी पुरानी पोजीशन में लाने के लिए हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया, उस प्रोग्राम का नाम था न्यू डील। न्यू डील ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो न्यू डील में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब हम मार्केट के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ करना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि जहां प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंडिचर कम हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा दिया। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा मनी का सर्कुलेशन बढ़ा। जब सरकारी व्यय होने लगा तो मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ा, जिससे हुआ क्या कि लोगों के पास जॉब्स आई। कि जब मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, या हम ये कह सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा। जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल की डिमांड हो जाएगी। हमें प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की डिमांड होगी। और ये रॉ मटेरियल की डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन करना है। तो जब प्रोडक्शन करना होगा तो हमें लेबर की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ से डिमांड ऑफ लेबर क्रिएट हुआ, डिमांड ऑफ लेबर क्रिएट हुआ। और जब आप लेबर को काम दोगे तो उसके बदले में उन्हें वेजेस मिलेंगे, यानी मजदूरी मिलेगी। और जैसे ही मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, वो अपनी उन ज़रूरतों को पूरा करना चाहेंगे जो पैसे के अभाव में अभी तक नहीं कर पा रहे थे। तो होगा क्या कि इससे जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। लोगों के हाथ में क्या आ जाएगी, परचेजिंग पावर आ जाएगी। और जैसे ही लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी, डिमांड शुरू हो जाएगी। अब ये जो डिमांड बढ़ रही है, इस डिमांड को पूरा करने के लिए, इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए जो सप्लाई साइड है वो भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। और जब सप्लाई साइड को स्ट्रांग करोगे तो फर्दर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और जब आप प्रोडक्शन करना चाहोगे तो फिर से आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी और लेबर की ज़रूरत होगी। फिर इन द सेम में जब आप जिससे रॉ मटेरियल परचेज करोगे उसका रॉ मटेरियल बिकेगा, तो जब उसका रॉ मटेरियल बिकेगा तो वो और लोगों को जॉब देना चाहेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके, उनके यहाँ वर्कर्स की जॉब मिलेगी। और आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो उसको प्रोडक्शन के लिए भी लेबर की जॉब बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी। इससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जॉब्स क्रिएशन होगा।
और जब जॉब्स क्रिएशन होगा तो फिर वही साइकिल आ गया कि अगर आप किसी को जॉब दोगे तो वहाँ पे क्या दोगे, आप वेजेस दोगे, और वेजेस दोगे तो फिर से लोग डिमांड करेंगे और क्या आ जाएगी, परचेजिंग पावर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जेएम कीन्स ने जो कहा, कंट्राडिक्ट किया एडम स्मिथ को कि ये जो इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट है कि डिमांड और सप्लाई अपने आप इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, राइट। और ये अमेरिका जैसा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वाला देश जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें का रेगुलेशन मार्केट स्वयं करता है, सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, लेकिन वहाँ पे हमने क्या देखा कि जब इकोनॉमी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से गो थ्रू हुई तो वहाँ के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पब्लिक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किया और उसके लिए एक बाकायदे एक प्रोग्राम चलाया जिसे न्यू डील कहते हैं। तो ये बात अपने आप में स्थापित हो जाती है कि चाहे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो, चाहे वो आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, आप ये देखोगे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम अपने आप इस्टेब्लिश नहीं होता है, गवर्नमेंट को पॉजिटिव वे में, अफर्मेटिव वे में इंटरवेंशन करना ही होता है। इस थ्योरी को जो प्रमोट किया ये जेएम कीन्स की थ्योरी थी और उस प्रोग्राम का नाम क्या था, न्यू डील, राइट। तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है जो एडम स्मिथ ने दिया कि मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई के हाथ पे छोड़ दीजिए, वो आपस में बार्गेनिंग करके एक ऐसा प्राइस तय कर लेंगे जिसमें दोनों खुश होंगे और सरकार को न्यूनतम हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, राइट। लेकिन 1930 की विश्वव्यापी जो मंदी है उसमें यह कंफर्म हो गया कि मार्केट में इक्विलिब्रियम अपने आप नहीं बनता है। तो जेएम कीन्स ने पहली बार ये सिद्धांत दिया कि संतुलन बनाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक होता है। भारतीय संदर्भ में देखें तो कोरोना के समय आपने ये देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं तो उनका क्या प्रोडक्शन करना है, वेजेस कैसे देना है, इसके मामले में आमतौर पे सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन जो पहला वाला लॉकडाउन लगा था, आपने ये नोटिस किया होगा कि सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को भी ये बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आज कंपनी शटडाउन हुई है, बंद हुई है, उसका फंक्शनिंग बंद हुआ है तो आप अब आज से ही आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोक दो। आप सैलरी को कट कर सकते हो लेकिन एकदम आप बंद नहीं कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, सरकार ने यहाँ पर रेगुलेशन किया। आप मास्क को 10,000 की कीमत पे नहीं बेच सकते हैं क्योंकि कोरोना के समय वो एसेंशियल आइटम है। आप सैनिटाइजर को 1 लाख की कीमत पे नहीं बेच सकते हैं क्योंकि एसेंशियल आइटम है। आप वैक्सीन का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं ताकि आम आदमी उसे अफोर्ड ना कर सके। तो भले कोई प्राइवेट कंपनी वो बना रही है, लेकिन जहाँ पर चाहे अर्थव्यवस्था का नेचर कुछ भी हो, अर्थव्यवस्था जब कभी अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन से गुजरेगी तो सरकार ही उसकी सॉवरेन हेड होती है, बीट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बीट सोशलिस्टिक इकोनॉमी, बीट मिक्स्ड इकोनॉमी। अतः हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई अपने आप इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। सरकार का मेन काम क्या होता है? सरकार का मेन काम ये होता है कि हमारे या किसी भी देश में जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो निश्चित होते हैं। अब हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरह से करना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर के पास भी रिसोर्सेज रहें और प्राइवेट सेक्टर के पास भी रिसोर्सेज रहें। अगर पब्लिक सेक्टर के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगी और प्राइवेट सेक्टर को अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए अगर रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, इस सिचुएशन को कहते हैं क्राउडिंग आउट। तो क्राउडिंग आउट की सिचुएशन ना हो पाए, मतलब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम वे में यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि जितना प्राइवेट सेक्टर का हक है वो प्राइवेट सेक्टर को रिसोर्सेज मिले, बिना रिसोर्सेज के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और जितना वेलफेयर गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उतना रिसोर्सेज सरकार के पास होना चाहिए, यानी हमें क्राउडिंग आउट से बचाना है। अब क्यों प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज जाना चाहिए, सरकार को इंश्योर ये करना है, वो इसलिए कि जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। जो प्राइवेट सेक्टर हमारा खर्च करता है वो हमारा पूंजीगत खर्च ज़्यादा होता है, जबकि सरकार हमारी जो ज़्यादा खर्च करती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर हैं जिसमें कोई नई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कैपिटल का सिंपल सा अर्थ है मनी विच हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस समथिंग। मनी का वह रूप जिसमें उत्पादन करने की क्षमता है, दैट इज कैपिटल यानी कि पूंजी। जैसे आप शौक के लिए गाड़ी खरीद लें और उस गाड़ी से घूमें अननेसेसरी, तो ये आपका हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वही आपने बाइक
खरीद के, प्लेटिना खरीद के ओला उबर में लगा दिया और उसको सुबह शाम आप पैसे कमा रहे हैं, तो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो एक्सपेंडिचर जो ज़्यादातर करता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन होने से मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करने लगता है कि अगर मार्केट में 1 रुपये कैपिटल के रूप में जनरेट हो रहा है तो वो 2.5 से 3 रुपये मार्केट में और क्रिएट कर देगा। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सरकार की कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि उनको वेतन देना है, पेंशन देना है, सब्सिडी देना है, तो ये जो डेली रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं जिनमें कोई नई कैपिटल जनरेट नहीं होती उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसमें कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि प्राइवेट सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है वो ज़्यादातर कैपिटल फॉर्मेशन होता है जिसमें नई कैपिटल जनरेट होती है। और जब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, कैपिटल जनरेशन नहीं होगा, तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगे। तो हमें जो बेरोजगारी की भी समस्या दूर करनी है तो हमें अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर आपको इंकरेज करना है कि मार्केट में आप मनी इन्फ्यूज करें, इन्वेस्ट करें, तो आपको उसको ऑप्टिमम वे में रिसोर्सेज देने होंगे या क्राउडिंग आउट से हमें बचाना होगा। तो यहां पर फिर से एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर भी आके मार्केट में अपने तरफ से कुछ एफर्ट करे, जॉब्स क्रिएट करे, वेल्थ क्रिएशन करे, कैपिटल जनरेशन करे। इसके लिए रिसोर्सेज का एलोकेशन बहुत ज़रूरी है जो कि प्राइवेट और पब्लिक में होना चाहिए, राइट। तो फिर हमने देख लिया कि मार्केट में इक्विलिब्रियम अपने आप नहीं बनेगा, इवन प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करेगा इसके लिए भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रिसोर्सेस एलोकेशन जिम्मेदार हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्फ्लेशन है, पावर्टी है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, राइट, एग्रीकल्चर है, टैक्सेशन है, ये इश्यूज़ को एक एक करके हम देखेंगे। अभी तक मेरा उद्देश्य ये था कि आप समझ पाएँ कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करता है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, प्राइवेट का रोल क्या होता है, क्राउडिंग आउट क्या होता है, राइट, न्यू डील प्रोग्राम क्या है। एक मैंने आपको ओवरऑल जो पिक्चर है वो दे दिया। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो किसी टॉपिक के साथ में जो एक जनरल परसेप्शन जो डेवलप करना था वो इकोनॉमी पे, वो मैंने डेवलप कर दिया। मतलब मैं सोचता हूँ मैं सफल रहा हूँ ऐसा करने में। नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।